हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान, क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी। चैप्टर है भाग्य रेखा। लेखक का नाम है भीष्म साहनी। स्टार्टिंग वीडियो इससे पहले मैंने और भी बहुत सारा हिंदी चैप्टर का लेसन जो है अपलोड कर दिया है। अगर इस वो सब नहीं देखे तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लें और इस स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से नोट डाउन भी कर लें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय को पढ़ लेते हैं। तो लेखक परिचय यानी कि भीष्म साहनी के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। भीष्म साहनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपींडी यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। भीष्म साहनी के बड़े भाई कौन थे। भीष्म साहनी के बड़े भाई मशहूर अभिनेता बलराज साहनी थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी और संस्कृत में हुई थी। उन्होंने स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 4 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म साहनी ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो भीष्म साहनी ने पंजाब विश्वविद्यालय से 1958 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 5 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म साहनी का पहला उपन्यास कौन सा था। तो उपन्यास झरोखे था। 6 नंबर क्वेश्चन है, तमस किस रूप में चर्चित रही और किसने इसे प्रस्तुत किया। तो आंसर होगा तमस पर गोविंद निहलानी ने टेलीफिल्म बनाई जो काफ़ी चर्चित रही। भीष्म साहनी किस पत्रिका का संपादन करते थे। भीष्म साहनी 1965 से 1967 तक नई कहानियाँ का संपादन करते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, सहमत संगठन की स्थापना क्यों की गई थी। सहमत संगठन की स्थापना थिएटर कलाकार सफदर हाशमी की याद में की गई थी। यह एक अंतर सांस्कृतिक संगठन है। भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियों में से 2 का नाम बताइए। तो भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियों में भाग्य रेखा और वांगचू शामिल हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई थी। अब लोग जो है भाग्य रेखा थोड़ा कहानी को संक्षेप में पढ़ लेंगे कि कहानी क्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सारांश थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने बताया है। तो थोड़ा शॉर्ट है क्या है इसमें। तो कहानी है सारांश। भाग्य रेखा कहानी एक गरीब और दमे की रोगी वनमान की जिंदगी के संघर्षों और भाग्य रेखा पर आधारित है। वनमान की 3 उंगलियां एक मशीन में कट चुकी है, यानी देखा जाए तो एक मिडिल परिवार का कहानी है। भाग्य रेखा ने उसका मतलब उसका किस्मत जो है साथ नहीं देता है। मैं एक गरीब घर का लड़का था, वो किसी मशीन मतलब किसी एक व्यापार में वो काम कर रहा था, जिसके कारण मशीन में उसका 3 उंगली कट जाता है, ठीक ना। तो कर चुकी है, जिससे वह बेरोजगार हो जाता है। कि कोई भी कंपनी जो है किसी का 2 उंगली या 3 उंगली कट जाता हो तो काम किस तरह से करेगा, इसलिए क्या होता है उसको उस कंपनी में नहीं रखा जाता बल्कि उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। इस कारण जो है वो बेरोजगार हो गया था और 3 साल से अपने भाई पर निर्भर था, यानी भाई पर ही कमाई पर ही डिपेंड था वो। उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है और 4 बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, ठीक। वह ज्योतिषी से अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वह जीवन में से निराश और हताश है, लेकिन मजदूर दिवस के जुलूस को देखकर उसे अपने जैसे अन्य संघर्षरत लोगों का एहसास होता है। मैं वह जीवन में संघर्ष और उम्मीद की भावना को महसूस करता है, लेकिन भाग्य पर उसका विश्वास कमज़ोर बना रहता है, यानी भाग्य पर उसको अपना विश्वास नहीं रहता है। तो देखा जाए तो इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है। तो कहानी भाग्य रेखा में मुख्य रूप से 4 पात्र जो है इम्पोर्टेंट है, जिसका उल्लेख और उनके कार्य निम्नलिखित है। पहला है वनमान,
जो दम्मे का रोगी था। वन मान जो है दम्मे का बीमारी से वो ग्रस्त रहता था। तो उसका कार्य क्या था कि पूर्व में वर्कशॉप में काम करता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी 3 उँगली कट जाती है। किसकी कट जाती है? वन मान, ठीक ना? वन मान जो दम्मे का रोगी था, उसको 2 उँगली मशीन में कट जाती है, जिसके बाद वह बेरोजगार हो जाता है। उसकी दम्मे की बीमारी ने उसे कमज़ोर बना दिया है और वो अपने भाई के सहारे जीवन यापन कर रहा है। ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या होता है? जो उसका भविष्यवाणी करता है, यानी कार्य का है। यह युवा बंगाली ज्योतिषी जो वनमान का हाथ देकर उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता है, वह पूर्वी बंगाल से शरणार्थी है और दिल्ली में ज्योतिष का काम करके जीवन यापन करता है। तीसरा है क्या है? 3 व्यक्ति जो है वो दोस्त है, ठीक ना? कार्य, ये 3 व्यक्ति कहानी की शुरुआत में पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीते और बातचीत करते दिखते हैं। ये बेरोजगार या खाली समय बिताने वाले लोग हैं जो कनॉट प्लेस के बाग में समय व्यतीत करते हैं। चौथा नंबर है भाई उसका, यानी वनमान का भाई जिसके ऊपर वो डिपेंड हो गया था, वनमान, ठीक ना? तो कार्य का है, कहानी में उसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि वनमान अपने भाई के टुकड़ों पर निर्भर है और उसके साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अब हम लोग यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ कनाट सरकार के बाग में कौन कौन लोग जमा होते हैं? कनाट सर्कस के बाग में शाम को रसिक और दोपहर में बेरोजगार लोग जमा होते हैं, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन है, बाग में खाकी कपड़े पहने व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था? तो ही मतलब दम्मे की बीमारी से पीड़ित था। खाकी कपड़े पहने व्यक्ति दम्मे की बीमारी से पीड़ित था और लगातार खांस रहा था। तीसरा नंबर, लेखक को उस व्यक्ति की खांसी पर क्यों बुरा लगा? व्यक्ति को बार बार खांस रहा था और घास पर थूक रहा था, जिससे लेखक को बुरा लगा। खांसते हुए व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को क्या हुआ? तो उस व्यक्ति के दाएं हाथ की 3 उंगली जो है मशीन से कट गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, खांसते व्यक्ति ने पहले कहाँ काम किया था? खांसते व्यक्ति ने पहले कालका वर्कशॉप में काम किया था। 6 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिषी ने व्यक्ति को क्या बताया कि उसके भाग्य में धन मिलेगा? तो ज्योतिषी ने कहा कि व्यक्ति को जल्द ही धन मिलेगा और उसके हाथ की रेखाओं में त्रिकोण बन रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिषी को व्यक्ति ने क्यों थप्पड़ मारा? व्यक्ति ने 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पलने के बाद भी ज्योतिषी के धन मिलेगा कहने पर उसे थप्पड़ मार दिया, यानी वनवान जो है थप्पड़ मार दिया। व्यक्ति की पत्नी के साथ क्या हुआ था? व्यक्ति की पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर उसकी दुनिया से चली गई थी, यानी कि उसका साथ छोड़ के किसी दूसरे के साथ वह चले गए थे, यानी कि शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरे डिटेल्स में नहीं बताया गया। ज्योतिषी किस प्रदेश से था? ज्योतिषी पूर्वी बंगाल से था और वह एक शरणार्थी था, मतलब इधर भटकने वाला। बाग में लोग किस वजह से जमा हो रहे थे? लोग मई दिवस के जुलूस के लिए जमा हो रहे थे, जो मजदूरों का दिन था। बाग के पास कौन सी लॉरी आई और उसमें से कौन उतरे? बाग के पास एक नीली लॉरी आई और उसमें से लाठीधारी पुलिस वाले उतरे। जुलूस किस दिशा में जा रहा था? जुलूस अजमेर गेट दिल्ली दरवाज़ा होते हुए लाल किले की ओर जा रहा था। दमे के रोग ने ज्योतिषी से उसके भाग्य रेखा के बारे में क्या कहा? दमे के रोगी ने ज्योतिषी से कहा, तुम कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमज़ोर है, और फिर मुस्कुराया। ज्योतिषी ने हाथ में कौन सी रेखा प्रमुख थी? ज्योतिषी के हाथ में भाग्य रेखा प्रमुख थी, जो उसे खुद बताता है। ज्योतिषी के प्रति दम्मे के रोगी का व्यवहार कैसा था? दम्मे का रोगी ज्योतिषी से झूठी बातें करने पर नाराज था और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन बाद में उसके प्रति नर्म हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पुलिस क्यों आई थी और उसका क्या उद्देश्य था? पुलिस मजदूरों के जुलूस को नियंत्रित करने के लिए आई थी, क्योंकि जुलूस में गड़बड़ी की आशंका थी।
बाघ के पास माहौल में तनाव क्यों बढ़ गया था? जुलूस की भीड़ और पुलिस की मौजूदगी के कारण बाघ के पास माहौल में तनाव बढ़ गया था। दमे का रोगी किस तरह की बीमारी से परेशान था? दमे का रोगी खांसी और दमा घुटने की बीमारी से परेशान था, जो उसे लगातार सताती रहती थी। ज्योतिषी ने व्यक्ति के भाग्य रेखा के बारे में क्या कहा? ज्योतिषी ने कहा कि उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी की भाग्य रेखा अच्छी हो सकती है। कहानी भाग्य रेखा का प्रमुख संदेश क्या है? कहानी भाग्य रेखा किस्मत, गरीबी और जीवन की निराशाओं को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति अपनी तकदीर को बदलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अंततः भाग्य के हाथों मजबूर हो जाता है। अब यहाँ पे लाइन 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है, दमे की रोगी का दमे के रोगी का व्यक्तित्व और शारीरिक स्थिति का वर्णन करें। दमे का रोगी लगभग 40-45 साल का कुरूप व्यक्ति था, यानी 40-45 साल का उम्र का था वो, देखने में खास नहीं था, इसलिए बोलते हैं सो कुरूप था। उसके सफ़ेद छोटे बाल थे, चेहरा काला और झाइयों से भरा हुआ था, उसके दांत लंबे और कंधे झुके हुए थे, उसकी खांसी गंभीर थी जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी और वो लगातार घास पर थूक रहा था। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने दमे के रोगी से पहले बातचीत में क्या किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा? लेखक ने पहली बार दमे के रोगी से उसकी खांसी और थूकने की आदत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेशों में सरकार ने जगह जगह पिगदान लगाए हैं ताकि लोग घास पर ना थूके। इस पर व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि शायद वहाँ के लोगों को ऐसी खांसी ना आती होगी। यह वार्ता रोगी के व्यवहार की झलक देती है। 3 नंबर क्वेश्चन, दमे के रोगी के कटे हुए हाथों की उंगलियों का क्या महत्व है और उसका जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दमे के रोगी के दाएं हाथ की 3 उंगलियां मशीन से कट गई थी। इस कारण उसे कोई काम नहीं मिला, क्योंकि मालिक को 10 पूरी उंगलियां वाला कामगार चाहिए था। इस घटना ने उसकी जीवन को बाधित कर दिया और वह बेरोजगार हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिषी ने दमे के रोगी के हाथ की रेखाओं के बारे में क्या भविष्यवाणी की? ज्योतिषी ने दमे के रोगी को बताया कि उसके हाथ में त्रिकोण बन रहा है, जिससे उसे जल्द ही धन प्राप्त होगा। यह सुनकर व्यक्ति ने नाराजगी जताई और ज्योतिषी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह 3 साल से अपने भाई पर आश्रित था और भाग्य भविष्यवाणी को झूठ मान रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में ज्योतिषी की भूमिका और उसका व्यक्तित्व कैसा है? तो आंसर होगा, ज्योतिषी एक 20-22 साल का युवक था जो पूर्वी भारत बंगाल में से शरणार्थी के रूप में आया था। वह गरीब और लाचार था, उसके कपड़े सिले हुए थे। वह ज्योतिषी विद्या का धंधा करके अपनी जीविका चला रहा था, लेकिन उसके पास अपने भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, दमे के रोगी और ज्योतिषी के बीच हुए वार्तालाप से क्या सामाजिक सच्चाई उजागर होती है? आंसर होगा, दोनों के वार्तालाप से यह सच्चाई सामने आती है कि समाज में बहुत से लोग गरीबी और असमानता से जूझ रहे हैं। दमे का रोगी अपनी बीमारी और बेरोजगारी से तंग आ चुका था, जबकि ज्योतिषी खुद गरीब था और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित था। वह वार्तालाप समाज में फैले आर्थिक असंतुलन और कमजोरियों को दर्शाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, दमे के रोगी ने ज्योतिषी के भाग्य रेखा को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? तो आंसर होगा, दमे का रोगी ज्योतिषी से उसकी हथेली दिखाने के लिए कहता है। जब ज्योतिषी अपनी हथेली दिखाता है तो वह पूछता है कि उसके पास कितने बंगले हैं या
यह व्यंग्यात्मक रूप से पूछता है। इस प्रतिक्रिया से व्यक्ति की निराशा और उसका भाग्य पर अविश्वास झलकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस के जुलूस का कहानी में क्या महत्व है? जुलूस की कहानी में क्या महत्व है? तो मजदूर दिवस का जुलूस कहानी में महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है। यह मजदूर वर्ग के संघर्ष और उसके अधिकारों की मांग को उजागर करता है। दमे का रोगी जो खुद एक मजदूर रहा था, जुलूस को गौर से देखता है, उससे जिससे पता चलता है कि वह खुद भी उन संघर्षों से जुड़ा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और मजदूरों के जुलूस के बीच तनाव कैसे उत्पन्न हुआ? जब मजदूरों का जुलूस बाग के पास पहुंचा तो पुलिस ने लाठियां संभाल ली और लाठीचार्ज की तैयारी की, जिससे माहौल में तनाव बढ़ गया। मजदूरों की संख्या बढ़ती गई और उनके नारों में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे पुलिस और जनता के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी। 10 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिषी के बारे में दमे के रोगी के राय क्या थे और उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? दमे का रोगी ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करता था और उसे झूठा मानता था। उसने ज्योतिषी को थप्पड़ मारा और उसके बाद वे व्यंग्यात्मक रूप से उससे सवाल पूछता रहा। हालांकि अंत में वह उसके प्रति नर्म हो गया और उसे छोड़ दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाग में लोग क्यों जमा हो रहे थे और उनकी मन स्थिति कैसी थी? लोग मजदूर दिवस के जुलूस के लिए जमा हो रहे थे। उनकी मन स्थिति में जोश और उत्साह था, लेकिन पुलिस की उपस्थिति और लाठीचार्ज की आशंका के कारण माहौल में तनाव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में दमे के रोगी के जुलूस देखने के अनुभव को कैसे चित्रित किया गया है? दमे का रोगी जुलूस को एकत्र देखता रहता है। वह जुलूस की दिशा में नजरें गड़ाए बैठा रहता है, जैसे उसे अपने संघर्ष और मजदूरों की लड़ाई से गहरा संबंध महसूस हो रहा हो। उसकी आंखों में आशा और निराशा का मिश्रण दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरों के जुलूस और दमे के रोगी की परिस्थिति के बीच क्या समानता है? मजदूरों का जुलूस मजदूर वर्ग के संघर्ष और उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जो दमे के रोगी की स्थिति से मिलती जुलती है। वह भी अपने हालात से परेशान है। बेरोजगारी और बीमारी के कारण उसकी ज़िंदगी में संघर्ष है और जुलूस में शामिल मजदूरों की और वह भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दमे के रोगी और राज ज्योतिषी के बीच की बातचीत से क्या पता चलता है कि लोग अपने भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर होगा, इस बातचीत से पता चलता है कि लोग अपने भाग्य के प्रति अनिश्चित होते हैं और किसी निश्चित भविष्यवाणी की तलाश में रहते हैं। ज्योतिषी की बातों पर दमे का रोगी पहले गुस्सा करता है, क्योंकि वह अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन फिर भाग्य को मानने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। 50 नंबर क्वेश्चन है, भाग्य रेखा शीर्षक का कहानी के कथानक से क्या संबंध है? कथानक से क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा, भाग्य रेखा शीर्षक कहानी के कथानक का मुख्य प्रतीक है। कहानी में ज्योतिषी हाथ की रेखाओं के आधार पर भविष्यवाणी करता है, जबकि दमे का रोगी अपनी किस्मत और मिठाइयों से निराश है। यह शीर्षक इस बात को इंगित करता है कि लोग अपने कर्तव्य, अपने भाग्य और जीवन की दिशा को लेकर असमंजस में रहते हैं और उनके संघर्ष किस्मत की रेखाओं से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो